दोस्तों नमस्कार, मैं थान सिंह राजपूत आपका अपनी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों मैंने पिछली 2 वीडियो में वैदिक गणित पढ़ाई थी और वैदिक गणित की 1.1 प्रश्नावली पढ़ाई थी। उसके गुणा, जोड़, गठा, वो संक्रियाएं कराई थी। आज रहेंगे ये दोस्तों भाग। तो मैं आज आपके लिए लेके आया हूं भाग, और भाग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसकी 3 विधियां हैं हमारे पास। पहली विधि है निकलम विधि, दूसरी विधि है दोस्तों सूत्र परावर्त योजित विधि, और तीसरी विधि है दोस्तों द्वैधांक विधि। दोस्तों ध्यान रखना, ये दोनों विधियां जो हैं वो एक दूसरे की पूरक है। किस तरीके से हल करेंगे आज हम सीखेंगे। दोनों विधियों को हल करना, किस तरह की तीनों विधियों को हल करना, किस तरीके से सवाल का सॉल्यूशन किया जाएगा। ध्यान रखना दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि है द्वैधांक विधि से भाग। पहले मैं आपको एक एक करके पहली प्रश्नावली की जो विधि है भाग की पहला पार्ट है मैं आपको वो समझाऊंगा दोस्तों। तो पहला है निकलम विधि से भाग। ध्यान रखना दोस्तों, बोर्ड में अगर विधि का नाम आ जाता है तो आपको विधि का प्रयोग करना होगा। निकलम विधि से भाग कैसे हल करते हैं, पहला सवाल देखना ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 13 है। भाग ये था दोस्तों, और कह रहा है निकलम विधि से भाग। कैसे हल करेंगे निकलम विधि से दोस्तों? जब निकलम का नाम आता है तो आपको पता होना चाहिए इसमें आधार और उपाधार की बात आती है। तो भाग में आधार मानते हैं। तो दोस्तों आपने सबसे पहले आधार दिया, ये संख्या जो भाग दे रहे हैं इसका, ये संख्या हमारे किस अंक के यानी 10, 100, 1000 किसके पास है? तो आप देखेंगे मैंने पाया ये 1000 के पास है, तो आधार मान लिया मेरा 1000। इसमें दोस्तों होता है पूरक अंक। पूरक अंक कैसे निकालते हैं दोस्तों? एक चीज ध्यान रखना, कभी भी निकलम विधि में ऋणात्मक संख्या नहीं आनी चाहिए। जैसे विचलन अंक निकालते वैसे ये पूरक अंक, लेकिन इसमें संख्या धनात्मक होती है। तो पूरक अंक का मतलब है कि इसमें आधार को बराबर करने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता है, कितने अंक की कमी है। तो आपने पाया यहाँ पे 111 अंक की कमी। अगर 111 अंक और 889 में जोड़ें तो वो आधार के बराबर हो जाएंगे। इतना विशेष ध्यान रखना इसमें कभी भी। हालांकि हम विचलन अंक क्यों आप सोच रहे होंगे सर निकलम विधि जब पढ़ते हैं तो विचलन अंक आना चाहिए संख्या माइनस आधार। दोस्तों यहाँ पे अगर मैं संख्या में से आधार को घटाऊंगा तो ऋणात्मक होता है, और ऋणात्मक इस विधि में होता नहीं है। जो ऋणात्मक जो चिन्ह होता है वो दोस्तों हमारे सूत्र परावर्त योजित विधि में होता है। इसलिए विशेष ध्यान रखना, हम इस विधि में सवाल को चिन्ह ऋणात्मक में नहीं छोड़ते। तो इसके खंड बनते हैं 3। किस प्रकार से खंड बनते हैं दोस्तों? ध्यान रखना विशेष तौर पे, इसमें जब आधार में जितनी 0 होती है दोस्तों उतने ही इसमें से पीछे के अंक डाल दिए जाते हैं। कैसे डालेंगे? आपने देखा 3 0 हैं तो 3 अंक पीछे डाल दिए, बचे हुए अंक इसमें डाल दिए। ये प्रथम स्टेप, खंड द्वितीय और तृतीय। इसमें दोस्तों क्या लिखेंगे? सबसे पहले ये 889 लिख दो। अब इसका ये पूरक अंक, ये तो है पूरक। तो पूरक अब कैसे लिखेंगे दोस्तों इन संख्याओं को? सबसे पहले इसको यहाँ पर उतारो। ये 1 का गुणा इस 1 से कराया 1, इस 1 का गुणा इससे कराया तो 1, इस 1 का गुणा 1 से कराया तो 1। बहुत ही सरल है दोस्तों, बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, बहुत ही सरल निकलम विधि से भाग है। पहले डिजिट को ऐसे करा, इसका गुणा इससे कराया, इसके अगले अंक लिख दिया, इसका गुणा इससे कराया, इसके अगले अंक लिख दिया, इसका गुणा इससे कराया तो इसके अगले अंक लिख दिया। अब 1 और 1 जोड़ दो, 2 का गुणा फिर वापस 1 से करा तो यही जोड़े हमने, तो 1 कम 2 का गुणा 1 से करा तो 1 कम 2 का गुणा 1 से करा तो 2 कम 2। वापस अगले अंक में देखेंगे 1 1 1, यानी कि ये हो गए दोस्तों 4 का गुणा 1 से करा 4 1 4, 4 गुणा 1 से करा 4 1 4, 4 गुणा 1 से करा 4 1 4। अब दोस्तों यहाँ पे संख्याएं कंप्लीट हो चुकी है। अब इनको जोड़ो, 4 और 4 हो गए 8, 4 और 2 6, 6 और 3 हो गए 9, 4 और 2 6 और 1 7,
अब आप पाएंगे दोस्तों ये संख्या क्या होगी और ये संख्या क्या होगी। जो हम भाग दे रहे थे वो संख्या क्या, कैसे भागफल है, कैसे शेषफल है, क्या बचा। तो दोस्तों ये जो द्वितीय खंड यानी प्रथम खंड, द्वितीय खंड, तृतीय खंड, ये द्वितीय खंड में जो होगा दोस्तों ये आपका क्या कहलाएगा, भागफल। कितना हो गया दोस्तों 1 से 24। और तृतीय खंड में जो बचा हुआ अंक है वो क्या कहलाएगा दोस्तों, शेषफल 798। कभी कभार ये संख्या दोस्तों बड़ी आ जाती है, एक चीज विशेष ध्यान रखना दोस्तों, ये संख्या कभी कभार इस अंक से यानी कि जो अंक का भाग दे रहे थे उस अंक से अगर हम अंक बड़ा आ जाता है तो ध्यान रखना दोस्तों, इसमें हम पुनः एक बार और भाग, 2 बार और भाग भी दिए जाते, जितनी बार जाता है उसको इसमें जोड़ते हैं और बच्चे कुछ को यहाँ पे लिखते हैं। वो कभी आगे सवाल आएगा दोस्तों मैं उसमें बताऊंगा, लेकिन ये विधि बहुत ही सरल है। सबसे पहले आधार निकलन विधि से भाग कर रहे हैं हम, तो सबसे पहले आधार मानेंगे, आधार हो गया 1000, फिर निकालेंगे दोस्तों पूरक अंक, तो पूरक अंक 111 हो गया। पूरक अंक का मतलब है कि जिस अंक का हम भाग दे रहे हैं उसका आधार में कितने अंकों की कमी है, तो हमने पाया 111 अंक की कमी है, वो हो गई दोस्तों। यहाँ पर हमने प्रथम खंड लिखा, द्वितीय खंड लिखा, तृतीय खंड लिखा, 889 हो गए, इसके नीचे इसको लिख दिया दोस्तों। फिर ये हमारे पास देखा आधार में 3 जीरो, तो 3 अंकों को पीछे ले गए, बच्चे कुछ अंकों को यहाँ लिख दिया और इस तरीके से जमा दिया। यहाँ पर पहले एक अंक उतारा, 1 का गुणा 1 से किया, फिर 1 का गुणा 1 से किया, फिर 1 का गुणा 1 से किया, इस तरीके से भाग करते गए और ये हमारे पास भागफल और ये हमारे पास शेषफल है दोस्तों। बहुत ही सरल था और इसका अगला सवाल मैं फिर भी समझा रहा हूं आपको, आप प्रैक्टिस में घर पर करके देखें। इसका अगला सवाल है दोस्तों 14वां सवाल, 39 और में भाग है दोस्तों 70। किस तरीके से हल करेंगे 39 और में, वही हमारे पास आधार, तो आधार माना दोस्तों हमने 100, फिर पूरक अंक निकाला दोस्तों, तो पूरक अंक कितना आ जाएगा, तो पूरक अंक 03 मान लिया दोस्तों, क्योंकि 03 की कमी थी। अब वही हमारे पास खंड बनाएंगे दोस्तों, तो कितने खंड हो गए, 3 खंड हो गए। 3 खंडों में अंकों को आप जमाना सीखे होंगे, कैसे कैसे जमाएं, बिल्कुल सही है। किस तरीके से जमाया आपने, तो देखा दोस्तों एक 100 में कितने आधार है हमारे, कितनी जीरो है आधार में हमारे पास, 2 जीरो, तो 2 जीरो को 2 अंकों को पीछे फेंक दो। अब दोस्तों कितना बचा हमारे पास 39, तो 39 को यहाँ लिख दिया। अब दोस्तों यहाँ पे 97 और यहाँ लिखेंगे 0 थी। एक चीज मैंने फिर बता रहा हूँ दोस्तों, पहले ही बताई थी कि यहाँ पे कभी भी चिन्ह ऋणात्मक नहीं होता। यदि ऋणात्मक चिन्ह होता है तो वो दूसरी विधि आ जाती है, इसको कहते हैं परावर्ती योजित विधि। हालांकि उस विधि में भी धनात्मक चिन्ह आ जाते हैं। जब परावर्ती योजित विधि से जब सवालों को हल किया जाता है तो उसमें चिन्ह परिवर्तित कर दिए जाते हैं। वो मैं अगली ही विधि अगले ही सवाल में बताऊंगा दोस्तों। अब कैसे हल करूँ दोस्तों, यहाँ पे पहले इसको उतारो, कितना आ जाएगा 3 का ये तो हुआ हमारे पास पूरक अंक, 3 गुणा 0 से करेंगे तो दोस्तों 0, 3 गुणा 3 से करेंगे तो दोस्तों 3 दिया 9। अब कैसे लिखूं, ये आ गया 9। अब 9 का गुणा 0 से करेंगे तो दोस्तों कितने हो जाएंगे 0, तो इसका गुणा इससे कराएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 0। अब समस्या आई सर 9 का गुणा इससे कराएं तो कितना 9 दिया 27, क्या 27 को मैं आगे लिखूं, आगे लिख नहीं सकते, तो क्या करेंगे आप 27 को इसके नीचे लिख देना दोस्तों। 0 का तो कोई महत्व नहीं रहता, 9 गुणा 0 करेंगे तो कोई 0 नहीं। अगर यहाँ पर भी 27 लिख दें तो लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर भी आप चाहें इसी अंक के नीचे लिख देना दोस्तों, क्योंकि पीछे कोई अंक नहीं है हमारे पास। यानी कि 9 का गुणा 0 से किया तो 0, 9 गुणा 3 से करेंगे 9 3 27। अब क्या जोड़ेंगे 7 और 4 11, 9 और 9 18, 18 और 2 20। अब आप 20 और 21 हासिल का भी तो है, यानी 7 और 4 11, 9 और 18 और 2 20 और 21। अब पाएंगे दोस्तों आपके साथ में ये 211 और भाग दे रहे केवल हम 97 का, जो मैंने पिछले सवाल में बताया था कि कभी कभार ये संख्या भाग से ज्यादा यानी शेषफल जो होता है हमारे भागफल से ज्यादा हो जाता है, सॉरी इससे जिससे हम भाग दे रहे हैं। तो ये तो हमारे पास भागफल आया, ये हमारे पास शेषफल आया, तो शेषफल जो होता है हमारे इससे बहुत ज्यादा हो जाता है, जैसा कि आपने पाया। अब क्या करूं सर, तो ऐसा करना है आपको दोस्तों, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा मत कर देना यहीं पे शेषफल और भागफल लिख दें। अब आपने पाया ये 70 में से ज्यादा है तो आप भाग देंगे। तो आपने पाया कि सर मैं एक बार देता हूं तो संख्या कम रह जाती है, मैं 2 बार भाग देता, या तो एक बार 1 by 1 करके दे लो या एक साथ दे लो। तो 70 में मैंने 2 बार या तो 2 प्लस को यहाँ जोड़ दिया दोस्तों, और बचा कुछ 70 में तुमने 1 से 14 में, यानी 2 7 14, 2 18, 2 9 18 19। अब दोस्तों क्या करना है, इसको जोड़ने की बजाय अब घटाना है। तो दोस्तों कितना बचेगा 11 में से 4 गया तो कितना बचा 7, या 10, 10 में से 9 गया तो बचा 1, यहाँ हो गया 1 और ये हो गया दोस्तों। इसको जोड़ना है, 9 और 2 कितना हो गया 11 और 3 और 1 कितना हो गया 4। इसका मतलब अब हमारे पास जो भागफल है दोस्तों, वो भागफल रिजल्ट जो आया है
वो आया हमारे पास 41 और जो शेष फल आया है दोस्तों वो आया हमारे पास 17। अब आप पाएंगे कि संख्या सर 17 तो बच सकती है हमारे पास में, तो हमने इस संख्या को 17 लिख दिया और इसको, क्योंकि ये 17 इस संख्या से बहुत ही छोटी है। तो दोस्तों ये थी हमारी निकलम विधि से भाग। इसी का अगला पार्ट जो है, अगला जो सवाल है वो है हमारे सूत्र परावर्त योजित विधि से भाग। सूत्र परावर्त्य योजित, ये दोनों एक ही विधियों के नाम से थी। योजित सूत्र परावर्त्य योजित विधि से भाग। तो दोस्तों इसमें जो चिन्ह होता है वो ऋणात्मक किया जाता है। देखना किस तरीके से हल करते हैं। 21 12 भाग 97 70। दोस्तों इसमें भी हम आधार निकलम की तरह मानते, इसमें मैंने आधार माना दोस्तों, तो आधार आया हमारे पास 100। यहाँ पे जो विचलन अंक निकाला जाता है वो उसी तरीके से निकाला जाता है, संख्या माइनस आधार करके, संख्या माइनस आधार। तो दोस्तों किस प्रकार से निकालेंगे, तो संख्या 97 में -100 बराबर 0 और पाएंगे 97 में से 100 जाएंगे तो संख्या आ जाएगी हमारे पास में ऋणात्मक। तो ऋणात्मक हो, अब आपने देखा यहाँ पे चिन्ह हमारा ऋणात्मक हो सकता है, लेकिन निकलम विधि जो अभी पिछले सवाल में कराई थी वहां पे चिन्ह कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। सूत्र परावर्त योजित विधि में आपका चिन्ह ऋणात्मक हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है। बाकी की सेम कंडीशन वो स्टेप बनाएंगे दोस्तों। यहाँ पे आधार में 2 0 तो 2 अंकों को पीछे फेंक दो, यहाँ पे 21 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे हम 97 में लिखेंगे जिसका भाग देंगे। यहाँ पे फिर लिखेंगे सर विचलन अंक जो आया हमारे पास वो आया -0.3। सर ऐसे चढ़ा दो, ऐसे कर दो, या फिर हम इनके ऊपर, क्योंकि ऋणात्मक की 0 होती नहीं है तो हम इसको बिल्कुल की तरफ ऊपर ऋणात्मक भी चढ़ा सकते हैं। और ध्यान रखना दोस्तों ये ऋणात्मक का ही भाग। फिर यहाँ लिखेंगे जैसे ही विचलन अंक आ गया तो यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों परावर्त्य अंक। और परावर्त अंक में क्या होता है, जो चिन्ह यहाँ पे आया है उन चिन्हों का उल्टा विपरीत। तो जहाँ ये माइनस की थी तो वैसे भी प्लस की हो गई, और 0 तो वैसे भी प्लस माइनस की होती नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे माइनस का था तो ये कितने का होगा प्लस। और आपने इसको पहले से आप जानते हैं किस तरीके से आपको सेट करना है। तो दोस्तों मैंने इसको सेट कर दिया, कौन से खंड में कौन सा अंक लाना है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे, 2 का गुणा 0 से करेंगे तो 0, 2 गुणा 3 से करेंगे तो 6 दोस्तों। यहाँ पर कितना लिखेंगे 1 का गुणा 0 से करेंगे तो 0, 1 गुणा 3 से करेंगे तो 3। तो दोस्तों जोड़ लो, 2 और 3 5, 6 और 1 7। आपने पाया भाग कितने का दे रहे हैं हम, 97 का। शेषफल कितना बच रहा है 75, कोई दिक्कत नहीं है, कम ही बच रहा है और हमेशा कम ही बचता है। कभी भी भाग जो शेषफल है वो भाग दे रहे हैं, भाज्य से कभी भी ज्यादा नहीं बच सकता भाजक से, ध्यान रखना। तो भागफल कितना आया हमारे पास दोस्तों, भागफल आया 21 और शेषफल कितना आया दोस्तों, शेषफल आया हमारे पास 75। ये तो थी आपकी सूत्र परावर्त योजित विधि जो निकलम विधि की आधार पर ये आधारित है। इसका अगला सवाल और देखें दोस्तों। आप इन सवालों को दोबारा घर पे जाके पढ़ें, देखें, पहले मेरी वीडियो में देखें, फिर भी समझ में नहीं आता तो दोबारा पूछ लें। और फिर भी अगर आपकी समझ में कोई भी विधि सवाल, पूरी गणित में से सवाल समझ में, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं परीक्षा क्लास में चलने वाली जो बुक है उसमें से अगर कोई भी सवाल नहीं आता तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9694 1778 52 और या CBSE NCERT में भी चलने वाले बुक में से सवाल पूछ सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है दोस्तों, इस तरह पूछ सकते हैं। इसका दूसरा सवाल और देखें अगला, यानी कि सवाल नंबर 16 13,385 भाग है दोस्तों 131। वही हमारे पास आधार पाया आपने 100। विचलन अंक कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो इसका विचलन अंक हो जाएगा हमारे पास 131 - 100 बराबर 31। अब कैसे सेट करेंगे इसको, वही खंड बनाएंगे। यहाँ पे कितना लिखेंगे दोस्तों 131। यहाँ पे विचलन अंक जो लिखा जाएगा वो आएगा दोस्तों हमारे पास प्लस में आए तो 31। अब इसको ऋणात्मक में यानी कि परावर्त्य अंक है, परावर्त अंक करेंगे दोस्तों तो ये -3 ऐसे कर दो,
या फिर इनके ऊपर एक ऋणात्मक चिन्ह चढ़ा दो। अब आप खंड जान गए, आधार में 2 जीरो हैं तो 2 अंकों को पीछे फेंक दो, बच्चे कुछ डिजिटों को इसमें डाल दो। 133 यहाँ पे कितना लिखेंगे, 1 का गुणा 3 से करेंगे तो दोस्तों माइनस के 3, क्योंकि ये माइनस के 3 है, ध्यान रखना। पहले वाले सवाल में प्लस के थे, 1 का गुणा 1 से करेंगे यानी -1 से करेंगे तो ये माइनस का। दोस्तों 3 में से 3 गया तो क्या बचेगी, 0। पहले जोड़ रहे थे क्योंकि ऋणात्मक चिन्ह की बजाय धनात्मक चिन्ह था, अब घटा रहे। 0 गुणा इससे कराएंगे तो दोस्तों कहाँ देखो, ये इसका गुणा से कराएंगे तो 0, इसका गुणा से कराएंगे तो 0। अब 3 में से 1, 0 का तो कोई महत्व नहीं है, 3 में से 1 क्या बचेंगे दोस्तों, 2 का गुणा 3 से कराएंगे तो 3 6 माइनस के हैं, 2 का गुणा 1 से कराएंगे तो माइनस के 2। तो दोस्तों 5 में से 2 गया तो कितना बचा, 3। 8 में से 6 गया तो कितना बचा, 2। ये कहलाएगा हमारा भागफल, यानी कि शेषफल और भागफल क्या बने दोस्तों, तो भागफल बना हमारा 1 से 2 और शेषफल बना हमारा पास दोस्तों 23। तो ये थी आपकी सूत्र परावर्त्य योजित विधि। मैंने आपको 2 विधियां सिखाई दोस्तों, आपकी समझ में आ गई होंगी। इसी का तीसरा पार्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आपकी ध्वजांक विधि। लेकिन दोस्तों समझ में इसलिए आ जाएगी, वो जो विधि है अपने ध्वजांक जो विधि थी वो हमने 8वीं क्लास में पढ़ी थी, इसलिए वो थोड़ी समझ में आ जानी चाहिए। तो देखना दोस्तों ध्वजांक विधि से सवाल को कैसे हल किया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ध्वजांक विधि का, यानी कि भाग विधि का ध्वजांक विधि। तो देखना दोस्तों कैसे हल करते हैं। इसका 17वां सवाल है, सूत्र ध्वजांक से हल कीजिए। कैसे हल करेंगे, 59 28 37 59 28 37 भाग हो गया दोस्तों 119, और कह रहा है ध्वजांक विधि से, सूत्र ध्वजांक विधि से हल कीजिए। कैसे हल करेंगे दोस्तों, सबसे पहले इसमें खंड बनाएंगे और संकेत भी समझाऊंगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है संकेत का। सबसे पहले इसमें अंक होते हैं, मुख्य अंक होते हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों, जो पीछे का अंक होता है उसको इसके यहाँ पे लिख दो और उसको कहेंगे हम ध्वजांक, और बचे हुए सभी अंकों को यहाँ लिख दो, इनको कहेंगे हम मुख्य अंक। कितने भी अंक हो सभी को मुख्य अंक में डाल दो, बचा हुआ पीछे का जो अंक है उसको ध्वजांक में डाल दो। अब एक चीज और ध्यान रखनी, जितने अंक ध्वजांक में होंगे उतने ही अंक को पीछे ले जाओ। अगर 2 अंक यहाँ पे तो 2 ले जाओ। तो ध्यान रखना दोस्तों, ना तो 2 लेने ना 4 लेने, तो इसके गांठ बांध लें। एक ही अंक हमें ध्वजांक बनाना है और एक ही अंक हमें पीछे ले जाना है। अब दोस्तों इसको लिखेंगे 59283। अब दोस्तों इसका भाग इसमें देंगे। मैं इसको संकेत के तौर पर समझा रहा हूं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान से समझना। संकेत 11 का भाग यानी 59 डिवाइडेशन 11 का भाग देंगे दोस्तों। देखना दोस्तों, कभी कभार ये सवाल गलत भी हो जाता है। कैसे गलत होता है मैं आपको समझाऊंगा। भाग ज्यादा बार चला जाता है और जब हम घटाते तो वो घट नहीं पाता। तो पहले में इसको ज्यादा बार ही, हमें तो पता ही नहीं ज्यादा है कि कम है, हमें क्या पता कि भाग ज्यादा जा रहा है कि कम जा रहा है, हम तो भाग जैसे जाएगा वैसे देंगे। तो 11 का भाग 59 में दिया दोस्तों, 11 5 55, तो भागफल आया हमारा 5 और शेषफल आया दोस्तों हमारा 4। तो भागफल और शेषफल को कहां लिखते हैं दोस्तों, भागफल तो आ जाएगा यहाँ, और जो शेषफल होता है उस शेषफल को जैसे मैंने 59 59 में भाग दिया, जो शेषफल बचा हुआ है हमारा उसको इस अंक क्या है, ध्यान रखना दोस्तों। अब ये जो बनेगा हमारे पास ध्वजांक से जो संख्या बनती है वो ये बनती है। तो इसको हम किस प्रकार से लिखते हैं, कैसे समझाते हैं, ध्यान से देखना दोस्तों। अब ये जो संख्या बनेगी वो संख्या बन गई हमारे पास 42 संख्या। अब ये जो संख्या बन गई है इसके बाद निकालते हैं इसका संशोधित भाज्य, या इसको भाज्य कहते हैं, संशोधित भाज्य। और संशोधित भाज्य कैसे निकालते हैं मैं आपको समझा रहा हूं। संशोधित भाज्य किस प्रकार से निकालते हैं दोस्तों, ध्वजांक का मुख्यांश से, यानी कि ये जो संख्या है पहले बात संख्या माइनस ध्वजांक
गुणा मुख्यांक। दोस्तों ध्यान रखना, ध्वजांक गुणा मुख्यांक, तो संख्या हमारे पास 42 माइनस ध्वजांक जो बनेगा वो कितना बनेगा हमारे पास 9 और गुणा हो गया हमारे पास 5। तो दोस्तों 42 माइनस 45। आपने पाया कि सर 42 में से 45 तो घटते ही नहीं है, आपने यहाँ पे -3 बच गए, कहीं -3 लिख दिया, तो ये सवाल टोटल गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि कभी भी इसमें ऋणात्मक में भाग यानी ये बचता नहीं है, संशुद्ध भाज्य आता नहीं। तो सर फिर क्या करें, सवाल तो हमारा गलत हो गया। तो दोस्तों ध्यान रखना आप इसको, पहले हो सकता है आपकी बोर्ड में गलत हो जाए, तो एक चीज थोड़ी सी शॉर्ट में समझ लेना, 11 का भाग इसमें देना, 11 5 55 बचेंगे 4 को इसमें जोड़ के देख लेना, यानी ये संख्या बनेगी 42। 42 को या तो मन में या फिर कहीं टिक लगा के रख लेना 42, इसका गुणा इससे करके देख लेना 9 पंजे 45। 42 में से 45 घटता है कि नहीं घटता, यदि 42 में से 45 घटता तो सवाल को करते, यदि 42 में से 45 घटता है नहीं तो सवाल को सॉल्यूशन नहीं करते, और इतनी हमें लिखने की फिर आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पुनः एक बार फिर समझा दोस्तों, तो इसका मतलब है हमने ये जो भाग दिया है वो हमसे 1 अंक ज्यादा चला गया, इसका मतलब हमें 1 अंक कम करना है। तो दोस्तों कैसे हल करेंगे देखना वापस सवाल। 11 का भाग दिया दोस्तों, मैंने पहले 5 बार दिया था, अब 11 का, 11 चौका 44, 9 में से 4 दिया तो दोस्तों बचेंगे 5, तो यहाँ बचे 1, तो यानी कि भागफल जो आएगा आपका वो भागफल तो आएगा सर 4, और शेषफल जो आएगा दोस्तों वो आएगा 15। अब आप सोच रहे हैं कभी शेषफल ज्यादा बच सकता है क्या? हाँ दोस्तों, ध्वजांक विधि में कभी कभार शेषफल ज्यादा भी बच जाता है। तो दोस्तों यहाँ से 5 को हमने हटा दिया, कितना लिख दिया 4, और यहाँ से इसको हटा दिया तो कितना लिखेंगे यहाँ पे 15। अब जो नई संख्या जो बनेगी दोस्तों वो कितनी बनेगी, ध्यान से देखना संकेत में, नई संख्या, जो नई संख्या बनी दोस्तों वो बनी हमारे पास 152। अब निकालेंगे संशोधित भाज्य, और संशोधित भाज्य मैंने अभी बताया आपको ध्वजांक का गुणा करा के, यानी कि नई संख्या 152 माइनस ध्वजांक का मुख्यांक से गुणा कराएंगे, 9 का गुणा कितने से कराएंगे 4 से, 9 का गुणा 4 से कराएंगे तो दोस्तों आसानी से कट जाएगा। 152 में से 36, 152 माइनस 36 कितना बचेगा दोस्तों, 12 में से 6 गया तो 6, 4 1 कितना बच गया दोस्तों 116। अब इस 116 को कहाँ लेके कैसे लेंगे, ये जो बचा हुआ भाग है इसे वापस 1 से 16 में भाग देंगे दोस्तों, क्या आएगा। अब आप सोच रहे होंगे 1 से 16 में 11 ढाई के 110 तक भाग हो गया सर, ये तो ज्यादा हो गया। हाँ तो ज्यादा नहीं देना, कम देना। और दोस्तों 2 डिजिटों में कभी भी भाग देंगे, इसका मतलब इसमें भाग जो देंगे वो 9 बार देंगे, तो भागफल आ जाएगा आपका 9। देख लो दोस्तों, 11 का भाग 1 से 16 में दी, 11 9 99, 16 में से 9 गए तो 7, 10 में से 9 कितने बच गए दोस्तों, तो ये भागफल बच गया 9, और जो शेषफल बच रहा है वो दोस्तों कितना बच रहा है 17। अब क्या करें सर, तो भागफल को तो लिखेंगे यहाँ 9, 17 को कहाँ लिखेंगे यहाँ, तो ये वापस नई संख्या बनेगी दोस्तों। तो नई संख्या कितनी बन जाएगी, नई संख्या वापस पुनः यही प्रक्रिया वापस दोहराते रहेंगे, जो नई संख्या बनेगी वो बनेगी हमारे पास 178। फिर क्या निकालेंगे, फिर संशोधित भाज्य निकालेंगे दोस्तों। जो संशोधित भाज्य निकालेंगे वो पुनः वही प्रक्रिया में से करेंगे, 178 में से कितना घटाएंगे, 9 का गुणा 9 से कराएंगे दोस्तों, यानी कि 81 घटाएंगे। तो सेम कंडीशन में ये भाग चलता रहेगा, और ये जब तक चलता रहेगा जब तक कि हमारा सवाल का सॉल्यूशन पूरा ना हो जाए। तो दोस्तों कितना बचेगा, 178 माइनस 81। तो देखो 8 में से 1 गया तो 7, 17 में से 8 गया तो 9, कितना बच गया दोस्तों 97, यानी 8 में से गया तो 7, 17 में से 8 गया तो 9। अब क्या करूं सर, वापस पुनः प्रक्रिया वही, 97 में डिवाइडेशन कौन 11, फिर 11 का भाग दो, 11 में ज्यादा हो जाएंगे तो फिर कितना मार दो, 11 8 88, तो इसका मतलब भागफल आ गया हमारे पास 8। तो देख लेना दोस्तों, 97 में मैंने भाग दिया, 97 में मैं भाग दे के बता रहा हूं, 11 8 88, 17 में से 8 गए तो 9, तो दोस्तों यहाँ पे 9 बचेंगे, तो भागफल आ गया 8, और शेषफल कितना बच गया दोस्तों, 17 में से 8 गए तो 9, यहाँ 8 हो गए, इसलिए कितना बचा दोस्तों 9। अब क्या करेंगे दोस्तों, तो भागफल को तो लिखेंगे यहाँ, और बचेगा कितना 9, तो इसको लिखेंगे पुनः वही वापस नई संख्या बनेगी दोस्तों। तो नई संख्या जो बनेगी वो नई संख्या जो होगी वो होगी आपकी 93। अब क्या करेंगे दोस्तों,
नई संख्या, अब हमारे पास ये चीज हमारे पास बन चुकी है नई संख्या, अब करें तो क्या करें, वही हमारे पास संशोधित भाज्य निकालो दोस्तों। तो संशोधित भाज्य निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 93 माइनस 8 का गुणा 9 से करा देंगे दोस्तों। तो कितना हो जाएगा, 93 माइनस 8 9 72, तो कितने बचेंगे, 13 में से 3 में से 2 गया तो 1, 9 में से 7 गए तो दोस्तों 2 बचेंगे, कितना बच गया 21। अब क्या करेंगे, 11 का उन्हें भाग देंगे तो कितनी संख्या बनेगी, वही प्रक्रिया वापस बार बार दोहराई जाएगी दोस्तों। तो 11 का भाग हम 21 में देंगे, 11 एकम 11, क्या बच जाएंगे दोस्तों 10, तो यहाँ लिखेंगे 1 और यहाँ लिखेंगे 10। तो ये पुनः वापस, यानी कि ये हमारे पास भागफल 21 भाग 11, तो भागफल बना हमारे पास 1 और शेषफल बना दोस्तों हमारे पास 10, और 10 को हमने वापस लिख दिया। और ये जो नई संख्या पुनः वापस बन चुकी है दोस्तों, तो नई संख्या जो बनी वो कितनी बनी, नई संख्या बनी दोस्तों हमारे पास 107। अब हम क्या निकालेंगे, संशोधित भाज्य निकालेंगे। और संशोधित भाज्य कैसे निकालते हैं आपको पहले भी बताया है, नई संख्या में से इसका गुणा इससे करा देंगे, यानी मुख्यांक का गुणा द्वजांक से करा के, और जो शेष बचेगा वो हमारे पास संशोधित भाज्य होगा दोस्तों 107 माइनस 9, तो कितना बच गया दोस्तों 98। ये जो बचेगा 98, इसके बाद संख्या नहीं है दोस्तों, इसलिए हम इसको वापस यूं के त्यों लिख देंगे। और ये हमारे पास जो बचा, इसको सवाल को आगे हल क्यों नहीं किया दोस्तों, सवाल को आगे हल इसलिए नहीं किया क्योंकि आगे कोई संख्या बच नहीं रही, तो ये बचेगा हमारे पास शेषफल। और तो दोस्तों ये कहलाएगा हमारा भागफल और ये कहलाएगा दोस्तों शेषफल। हो सकता है आपकी समझ में कम आया हो, फिर भी एक बार दोबारा देख लें दोस्तों किस तरीके से सवाल को हल करते हैं। तो ध्यान रखना कि हम सबसे पहले इसमें इसका भाग देते हैं और पहले मुख्यांक बनाते हैं, फिर ध्वजांक बनाते हैं। ध्वजांक हमेशा एक अंक बनाना, मुख्यांक हमेशा कितने भी अंक बने इसका इसमें भाग देना दोस्तों। हमने देखा है सवाल में भाग दे रहे थे तब ज़्यादा चला गया था, लेकिन फिर हमने इसको कम किया। और ऐसे अगर बार बार मिटाएंगे तो सवाल कॉपी भी बच जाएगी और टाइम भी खराब होगा, इसलिए विशेष ध्यान रखना, पहले इसका भाग दे देना। 11 5 55 बचेंगे, 4 4 को आगे यहाँ रख लेना, 42 हो जाएंगे। इसका गुणा इससे 5 बनेगा, इसका गुणा इससे करके देख लेना दोस्तों। यदि भाग बचता है, यानी घटाने के बाद कितनी संख्या बच रही है, ऋणात्मक बच रही है, तो भाग को एक अंक कम कर लो, और अगर धनात्मक बच रही है तो भाग योग्य तो दे देना दोस्तों। यहाँ पे जैसे हमने देखा 55 बन रहे थे, तो हम 45 में से 55 नहीं घटा पा रहे थे, इसलिए हमने इस भाग को कम कर दिया दोस्तों। विशेष ध्यान रखना किस तरीके से सवालों को हल करते हैं, एक बार प्रैक्टिस करना। सवाल समझ में नहीं आता है तो दोबारा पूछ लेना, कमेंट्स कर लेना। मेरा व्हाट्सएप नंबर वापस पुनः लिख रहा हूँ 9694177852। यदि आपको किसी भी सवाल में संबंधित समस्या हो, एनसीईआरटी, सीबीएसई, आरबीएसई की बोर्ड की कोई भी बुक हो, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर सवाल का स्क्रीनशॉट खींच कर भेज सकते हैं, मैं उसको सवाल का सोल्यूशन दूंगा। मैं समझता हूं दोस्तों आज के जो भाग जो कराए थे वैदिक विधि से, निकलम विधि से, परावर्त योजना विधि से, वो समझ में आ गए होंगे, इसलिए आप इसको देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।